हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स पर पढ़ा रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको 2 लेक्चर करवा चुका हूँ। आज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। कोशिश करूँगा कि 4 लेक्चर में कंप्लीट कर दूँ। देखो, लेक्चर छोटा रखता हूँ इसलिए, अदरवाइज़ मैं एक ही लेक्चर में हो जाए तो फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको बर्डन लगने लगेगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि छोटे छोटे लेक्चर्स रहें और ट्रिक्स के माध्यम से, ट्रिक्स जो होती हैं उनके हेल्प से आप बड़े क्वेश्चन को छोटे या कम से कम टाइम में विथ एक्यूरेसी आप कर पाओ। यही आपका प्रयास रहता है, बिकॉज आप कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो। तो कंपटीशन में क्या होता है भाई, अगर आप ज़्यादा टाइम ले लोगे तो फिर वहीं से बाहर हो जाओगे, या गलत करोगे तो भी वही चीज़ होती है। तो आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी होती है। तीसरा लेक्चर है, एक एक करके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो चीज़ें हमने सिखा दी है आप उसको बढ़िया से देखो, समझो, उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली बनेगा। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि भाई थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाऊँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये कितनी डिफिकल्ट चीज़ है। नहीं, आप बताओ मैं अभी तक क्या पढ़ाया हूँ, एक ही फार्मूला पढ़ाया हूँ कि ये PRT/100 होता है और यही सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी सिंपल साधारण ब्याज होता है। जब आप अमाउंट की बात करते हो तो अमाउंट आपको पता होता है कि प्रिंसिपल प्लस SI होता है। मैं इस फार्मूले में आपको बताया हूँ कि भाई P इन सब का मतलब इंटू होता है। तो आप क्या करो, रेट एंड टाइम RT परसेंट निकाल लो। किसका निकालोगे, देखो इस P/100 का मतलब परसेंट होता है, नीचे डिवीजन में उसका मतलब परसेंट होता है, तो RT परसेंट ऑफ किसका निकालो, प्रिंसिपल का निकालो। बस यही आपका काम होता है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप उन सब की प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से समझोगे, तो डेफिनेटली बनेगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टॉपिक की बात करूँ कि कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, तो आप खुद देख लो कि आप जो जिस कंपटीशन को टारगेट कर रहे हो उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस में है कि नहीं है। ऐसा शायद कोई एग्जाम आपको मिलेगा जहाँ पर अगर ये नॉन टेक्निकल में मैथमेटिक्स पूछी जाती है तो वहाँ पर आपको ये ना मिले, सब जगह मिलता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के हम पहले क्वेश्चन यानी पहले टॉपिक पर चलते हैं। देखो, हम क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन आज हम टाइम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके अलावा भी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टाइम कॉन्सेप्ट जो होता है, टाइम कॉन्सेप्ट यानी समय का जो कुछ नियम होता है, समय का सिद्धांत, समय सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन। देखो, बड़े आसान तरीके से मैं करवा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप समझना। देखो, ये तो अब तक आपको क्लियर हो गया है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा प्रिंसिपल बार बार वही रहता है, ब्याज हमारी जो बनती है इसी प्रिंसिपल पर बनती है, हर बार सेम ब्याज रहती है। अगर प्रिंसिपल आपका यानी मूलधन, इसको प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन बोलते हैं, ये मैं आपको पहले लेक्चर में सब बाकायदे बता चुका हूँ। जो हमारा मूलधन होता है इसी पर हर बार ब्याज लगती है। और ब्याज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो चाहे पहले साल का देखो, दूसरे साल का देखो, चौथे साल का देखो, 10वें साल का देखो, 50वें साल का देखो, किसी भी साल का देखो, एक साल की ब्याज वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे मान लो कि हमारा P यानी प्रिंसिपल स्टार्टिंग अमाउंट जो हमारा था वो प्रिंसिपल P होता है, वो था P। मान लो कि 5 साल में, मैं कहता हूँ कि 5 साल में ये सपोज 2 गुना हो जाता है। सपोज 5 साल में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना होने का मतलब क्या हुआ कि भाई पहले P था यानी प्रिंसिपल मूलधन आपका P था, अब जाके टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2P हो गया। कितने साल में, टाइम में, तो 5 साल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसका मतलब पहले समझाओ। 2P होने का मतलब ये था कि P तो पहले था और एक P और बढ़ गया। वो P कहाँ से आए, ये P आगे बढ़ा कहाँ से भाई, ये ब्याज बनी है। कितने टाइम में, 5 साल में ये ब्याज बनी है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि भाई P अमाउंट पहले था, 2P हो गया, अब कितने टाइम में हुआ, 5 साल में। तो 5 साल में 2P हुआ है ना, तो ये हुआ है मतलब इस P को टोटल होगा, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये वाला आपका प्रिंसिपल होगा और ये वाला सिंपल इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल आपका P था, उसमें P और जुड़ गया, मतलब ये जो P है वो आपका साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज आपका 5 साल में P बना है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई ये 8P कितने टाइम में हो जाएगा, सपोज 8P या प्रिंसिपल का 8 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, मतलब समझ पा रहे हो, प्रिंसिपल का 8 गुना, ये प्रिंसिपल P था, उसी प्रिंसिपल का यानी मूलधन का 8 गुना कितने समय में हो जाएगा। अब देखो, हर बार आपको P यानी P ब्याज बनने में, अमाउंट तो सेम है स्टार्टिंग वाला मूलधन, तो P ब्याज बनने में 5 साल लगा। तो यहाँ जब 8P हो रहा है इसका मतलब P स्टार्टिंग का था, ब्याज कितनी बनी, 7P बनी। बताओ, समझ आया क्या।
8p हो गया, p स्टार्टिंग का था, 7p आपकी ब्याज बन गई। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो भाई कि अगर p ब्याज बनने में 5 साल लगे तो 7p बनने में कितना लग जाएगा टाइम, 7 इंटू p की वैल्यू डायरेक्ट रख दो कि 5 साल, तो ये 7 पचा 35 साल लग जाएगा, 35 ईयर। ठीक है, 35 साल लग जाएगा 8 गुना होने में इसी प्रिंसिपल का। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत हुई? या इसी तरीके से आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि भाई p अमाउंट था, उसको डबल p होने में मान लो लेट से कि 5 ईयर का टाइम लगा, तो आपकी ब्याज कितनी बनी, p बनी। तो उसी को अगर कहा जाए कि 3p यानी प्रिंसिपल का 3 गुना ब्याज बनने में कितना टाइम लगेगा, तो प्रिंसिपल का 3 गुना ब्याज, तो प्रिंसिपल ये था, उसका 3 गुना ब्याज बनने में यानी इंटरेस्ट 3 गुना इंटरेस्ट बनने में, तो आपको 3 गुना इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तब ये जाके अमाउंट कितना होगा, तो 3p ब्याज बनी है, 1p पहले था, तो टोटल 4p ये आपका अमाउंट हो जाएगा। और ये 3p बनने में टाइम कितना लगेगा, तो देखो 1p बनने में 5 साल लगा, तो 3p बनने में 5 इंटू 3 यानी 15 साल लग जाएगा। अब इसमें आपसे कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर से पूछा जा सकता है, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि ये पी होता है, पी के बाद जितना होता है तो भाई वहाँ पर आप ब्याज निकाल लो। दूसरे वाले में जो कह रहा है तो वहाँ पर ब्याज देख लो कि अगर यहाँ से पी या जो भी बनने में जितना साल लग रहा है तो इधर कितना साल लगेगा, बस वही निकालना होता है अल्टीमेटली। या फिर इसी में अगर आप और कॉन्सेप्ट देखो, मैं बताना नहीं चाहता, ज़्यादा बता दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एक कुछ लोग ऐसा आपको समझा सकते हैं या आप समझ सकते हो कि 2p था, तो मान लो इसको 2p जो बना यहाँ पर पहली बार, तो 2p माइनस p ये क्या होगा, ब्याज। तो इतना बनने में अगर 5 साल लग रहा है तो 8p माइनस p, 8p माइनस p मतलब 7p बनने में ब्याज कितना लगेगा। तो जब यहाँ से 2p माइनस p मतलब p बनने में 5 साल लगा, तो 7p बनने में 7 इंटू 5 35 साल लग जाएगा। ठीक है, बात वही हो गई। कुल मिला के आपको एक प्रिंसिपल रखना होता है, बाकी आपका अमाउंट जो होता है रिमेनिंग वो आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से और आपको बेहतर समझ में आएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अब देखो एन अमाउंट, क्वेश्चन 23 22 तक क्वेश्चन में पहले दो लेक्चर में करवा चुका हूँ। एक अमाउंट एन अमाउंट्स बिकम डबल इन 7 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट वुड बी 4 टाइम्स इन ईयर ऑन द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। सवाल ये कह रहा है, देखो ध्यान से देखना, पी मान लो पहले था अमाउंट, वो कितना हो जाता है, 7 ईयर में डबल हो जाता है। डबल यानी 2p हो जाता है कितने टाइम में भाई, 7 ईयर में, 7 साल में। बोलो यहाँ तक समझ आया? अगर p से 2p हो रहा मतलब ब्याज कितनी बनी, तो ब्याज आपकी p बनी, तभी ना p और p मिला के 2p हुआ। तो p से 2p डबल हुआ 7 साल में, मतलब ब्याज कितनी बनी, p बनी। तो अब बोल रहा है कि उसको 4 गुना, द अमाउंट वुड बी 4 टाइम्स इस अमाउंट का, यानी p जो है इसका 4 गुना कितना होगा, 4p होगा। तो जब 4p अमाउंट्स होना है तो 3p ब्याज बनेगी। बोलो भाई, एक p तो पहले था, 4p टोटल हो रहा है, तो 3p जब ब्याज बनी तब तो 3p और ये p 4p होगा। अब 3p बनने में, अगर p बनने में 7 साल लग रहा है तो 3p बनने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 इंटू p की वैल्यू आप 7 रख दो, तो 7 3 21 साल। बोलो भाई समझ आया? तो ये 21 ईयर। अब देख लो CHSL का क्वेश्चन है 2024 का, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको जो कॉन्सेप्ट जैसे बताया हूँ आपको वो क्वेश्चन पकड़ना रहेगा भाई, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। 2-4 क्वेश्चन की आप देखो, फंडा तो सीख लिए, 2-4 क्वेश्चन की आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना, दिमाग लगाओगे, तो इसको आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, आप पेन भी नहीं उठाओगे, पेन भी नहीं उठाओगे कि p से 2p हो रहा मतलब एक p बन रहा है ब्याज, तो उसको 7 साल लग रहे हैं, तो भाई p से 4p होने मतलब 3p का ब्याज बन रहा है, मतलब 7 3 21। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 15 ईयर, मतलब p जो थी वो p से 5 गुना हो रही है, कितने, 15 साल में, 15 ईयर में, व्हेन इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इफ सम वाज इन्वेस्टेड ट्वाइस द टाइम यानी 15 साल यहाँ लग रहे थे, तो अगर उसको 2 गुना टाइम में इन्वेस्ट किया जाता है, 2 गुना का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 30 साल, यही बोल रहा है। इफ द सम वाज इन्वेस्टेड ट्वाइस द टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट जो यहाँ था वही है, व्हाट वुड बी द फाइनल अमाउंट। अब बताओ, देखो भाई सीधी सी बात है, बड़ा आसान काम है, कुछ आपको अलग से नहीं करना। यहाँ पर क्या है, आपको मैं थोड़ा सा इसको दूर दूर कर देता हूँ। देखो
चलो, पी से 5p यानी 5 गुना हुआ, बिकम 5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल। तो 5p हुआ 15 साल में, इसका मतलब ब्याज कितनी बनेगी भाई? तो 5p हुआ टोटल, 5p माइनस p यानी 4p की ब्याज बनेगी। 4p की ब्याज बनने में इसको 15 साल लग गए। अब वो ये बोल रहा है कि सम वाज इन्वेस्टेड ट्वाइस द सेम टाइम। ट्वाइस द सेम टाइम यानी 15 का डबल। 15 का डबल कितना हो जाएगा भाई? 30 साल हो जाएगा। तो 30 साल के लिए कितना होगा? तो ब्याज देखो, 15 साल में 4p ब्याज बन रही, तो 30 साल में उसकी डबल ब्याज बनेगी, बिकॉज प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 4 का ये 8 गुना हो जाएगा ब्याज। 4p बनने 15 साल में 4p बना, तो 30 साल में 8p बन जाएगी ब्याज। बोलो भाई, आपको अगर समझ नहीं आता तो देखो, 15 साल में कितना बना? 4p बना। तो 30 साल में 30 को क्या लिखोगे आप? ऐसा लिख दो, 2 गुणे 15। तो ये 2 और इस 15 की जगह 4p रख दो, तो ये 8p हो जाएगा, अगर समझ नहीं आता तो। पर ऐसा कुछ है नहीं जो समझना है आपको। 30 साल के टाइम में ये 8p ब्याज बन जाएगी। अब बताओ, p तो पहले था, 8p ब्याज बन गई, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 9p हो जाएगा। कैसे? p प्लस 8p, 9p हो जाएगा। बस यही इसी टाइप का क्वेश्चन है। द मनी बिकम 7 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द मनी बिकम 9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मनी मतलब ये, द मनी बिकम 6 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू, मनी बिकम 8 टाइम्स। कौन सा है भाई? 9 टाइम्स। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बताओ, देखने में तो आपको बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, पर सोचो कि है कितना आसान। ये बोलता है निश्चित साधारण ब्याज की दर पर निवेश 15 वर्षों में अपने मूल्य से 5 गुना हो जाते हैं। मैं यही किया हूँ, 5 गुना हो जाते हैं 15 वर्षों में, तो 4p की ब्याज बन गई। धनराशि को समान ब्याज दर पर दोगुने समय मतलब 15 दूनी 30 साल। तो अंतिम धनराशि क्या होगी? अंतिम मतलब ये दिस मच अमाउंट्स, मिश्र धन। समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन पर देखोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, पर जब आप फंडा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन लल्लू लगने लगेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो क्या बोल रहा, अ सम बिकम 2.5 टाइम्स ऑफ इट्सेल्फ इन 5 ईयर अंडर द सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर। इस साल साल पूछ दिया है। बिकम 5 टाइम्स इट्सेल्फ एट द सेम रेट। भाई क्या करोगे? कुछ भी नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो हो क्या रहा, एक सम अमाउंट था जो कितना हो रहा है? 2.5 टाइम्स इटसेल्फ, 2.5 टाइम्स इटसेल्फ। अब ये कितने साल में? 5 साल में। तो ये देखो 5 साल में कितना हो गया? 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना हो गया, इसका मतलब इसकी ब्याज कितनी बनी? तो 1.5p आपकी ब्याज बन गई। 2.5p में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो ब्याज बचेगा। समझ आया? कहोगे कैसे? तो भाई अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। ये वाला अमाउंट होगा और ये वाला प्रिंसिपल है, तो अमाउंट ये 2.5p बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। इस p को उधर ले जाओगे तो 1.5p बचेगा, मतलब SI की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.5p। समझ आया? कुछ इतना बड़ा फंडा नहीं है। देखो डायरेक्ट देखना है कि भाई ये अमाउंट होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो SI आ जाएगा, और SI माइनस कर दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, बिकॉज अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल और प्लस SI दोनों का सम होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आता? बोल रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 5 टाइम्स इटसेल्फ। कितने साल में ये अब खुद का 5 गुना हो जाएगा। तो अगर इसको 5 गुना होना है, इसका मतलब 4p की ब्याज बनेगी। अब 1.5p बनने में 5 साल लग गया, तो भाई 4p बनने में कितना टाइम लगेगा? तो बस वही एक जो आपका नियम होता है, बस सीधा ऐसा लगा दो कि आपको जो कैलकुलेट करना है, राइट। हमेशा कहता हूँ कि जैसे 4p आपको कैलकुलेट करना, तो ये 4p लिखो। जो आपको दिया है, दिया क्या है? 1.5p इज इक्वल टू 5 ईयर, यही दिया है। तो जो दिया है इसको डिवाइड करो। देखो p ले रहे हो तो p वाला ही डिवाइड करोगे, ये ईयर को नहीं डिवाइड करोगे, बिकॉज ईयर आपको फाइंड करना है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो 1.5p और ईयर आपको फाइंड करना है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे। बस इसको काट पीट कर लो, आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 3 15 मतलब 0.3p। ये p तो कट जाएगा। ऊपर क्या बचा? 4 और नीचे क्या बचा? 0.3। तो इसको 40/3 कर दो साल, और शब्दों में लिखोगे तो 13 या 39, 13 1/3 हो जाएगा ईयर। बोलो भाई, क्या इतनी बात समझ आई? ये तो फिर ये वाला नेक्स्ट स्टेप, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ में ना आए। ठीक है, कहीं भी डाउट हो, तनिक भी डाउट हो तो बेहिचक बताओ। 13 1/3 ईयर बन जाएगा। बताओ भाई, अगले क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? सर्टेन सम बिकम 4 टाइम्स इटसेल्फ इन 8 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 12 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट। एक निश्चित धनराशि था साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। मान लो वो धनराशि p है, तो कितनी हो जाती है? 8 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। 4 गुना हो जाती कितने टाइम में भाई? 8 साल में।
तो ब्याज कितना बना, 3p बना। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, समान दर पर कितने वर्षों में यह 12 गुना हो जाएगी। समान प्रिंसिपल वही है, समान दर पर 12 गुना हो जाएगी तो 12p हो जाएगी। मतलब आपको ब्याज कितनी बनी, 11p। तो 11p बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, 3p बनाने में 8 साल लगा, तो 11p। जब भी आपको ऐसी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है, मैं बोलता हूँ जो चीज़ें गिवन है उसको यहाँ पर ये फाइंड करना है, तो इसको ऊपर रखोगे 11p। यहाँ पर 3p दिया है तो 3p को डिवाइड कर दो, ईयर फाइंड करना तो ये 8 साल। बस 11 8 88, और ये p कट जाएगा बटे 3। 88 मतलब तो कितना हो जाएगा भाई, 27, 3 81, 3 दूनी 6, 28 बचेगा, तो 3 नमा 27, 1/3 ये ईयर आएगा, 29 1/3। ऑप्शन ए। बताओ बनेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तनिक भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बेहिचक बताओ। आगे बढ़ें, चलो अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड आप जानते हो, कई जगह मैं पढ़ाया हूँ इसको, मिश्रण विधि मैं कई जगह इस चीज़ को पढ़ाया हूँ। बस आपको जहाँ समझ में आए समझना है कि इसको कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ समझ आए, अगर लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हो तो बिल्कुल अप्लाई कर दो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, राइट। होता क्या है, मैं आपको जैसे बताया हूँ, देखो यहाँ पर अगर बताऊँ तो मान लो एक स्कीम दी है जिसमें R1 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे में R2 का है। आप ओवरऑल निकाल लो कि 8% है, ये R ओवरऑल है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस इधर लिखोगे, इनका डिफरेंस इधर लिखोगे, तो ये वाला जो आएगा, मान लो यहाँ से डिफरेंस जो भी आया, ये प्रिंसिपल आएगा और ये प्रिंसिपल आएगा इधर का। बात समझ आई क्या? बस यही आपको ध्यान रखना है कि ये रेट और रेट का डिफरेंस इधर आएगा, इसका इधर आएगा, ये वाला जो होगा इनका प्रिंसिपल का रेशियो होगा। प्रिंसिपल मतलब मूलधन का रेशियो। क्यों भाई, समझ पा रहे हो क्या? मूलधन का रेशियो होगा। क्लियर है? समझाता हूँ कैसे। इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, बाकी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। देखो चलो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, बेहतर समझ में आएगा। देखो, अ सम अमाउंट्स टू, इसका क्वेश्चन का मतलब बहुत अच्छे से समझा करो। जहाँ टू बोलता है कि टू इतना, टू समथिंग, अ सम अमाउंट्स टू 6600, मतलब टू का मतलब ये होता है कि सम ये जाके हो गया है, टू मतलब हो जाता है। मतलब ये कि मान लो पहले पी था, अब जाके 6600, तो अब जाके ये 6600 हो गया है, ठीक है। एक बाय होता है, जैसे कहते हैं ना कि बाय का मतलब ये कि मान लो कि इंक्रीज बाय 500, तो पहले जो भी था उसमें 500 इंक्रीज हो गया, और अगर इंक्रीज टू 500 मतलब पहले जो भी था अब इंक्रीज हो के कितना हो गया है, वो 500 हो गया है। दोनों में अंतर आई होप कि आप समझ पाओगे। तो यहां पर ये चीजें हैं, सम अमाउंट्स to 6600 in 2 year and 7200 in 4 year at a simple interest. What is the rate of interest per annum? अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है। अभी भी इसमें एलिगेशन नहीं लगेगा, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आगे लगेगा, मैं थोड़ा सा पहले बता दिया हूँ। देखो होता कुछ यूँ है कि करना क्या है, देखो सम अमाउंट्स टू, मान लो पहले प्रिंसिपल पी था, अब यहाँ से कितना हो जाता है 6600, कितने साल में, टू ईयर में, 2 साल में 6600 हो जाता है। एंड 7200 इन 4 ईयर, 7200 ये हो जाता है, 7200 ये कितने टाइम में हो जाता है, 4 साल में। तो ये ध्यान रखना कि ये 4 साल कहाँ से नापा जा रहा है भाई, 4 साल कहाँ से काउंट हो रहा। अमाउंट्स, द सम अमाउंट्स टू 6600 इन 2 ईयर, तो हमने पी से 6600 हो गया 2 साल में, एंड 7200 इन 4 ईयर, तो भाई ये 4 ईयर यहाँ से नापा जा रहा है, तो पी से जाके 7200 हो गया, ये 4 साल में। बोलो, अगर टोटल यहाँ से देखो पी से यहाँ 2 साल में इतना 6600 हुआ, फिर पी से जाके 4 साल में इतना हुआ, इसका मतलब यहाँ से कितना टाइम लगा, तो यहाँ से 2 ही साल लगेगा ना। क्यों भाई, समझ आया क्या? यहाँ से तो 2 ही साल लगेगा ना। पी से जाके 6600 हुआ 2 साल लगा, पी से जाके 7200 हुआ तो 4 साल लगा, तो 4 साल तो पी से हुआ ना, तो इस 6600 में 2 साल तो पहले लग गया था, यहाँ से 2 साल और लगेगा। क्लियर है? अब पी हमारे पास यहाँ पर हमें पता नहीं है, अननोन है हमारे पास। तो अब बताओ 2 साल में 6600 से 7200 हो रहा है, तो ब्याज कितनी बन रही है, 6600 में से 7200 मतलब 600 रुपये की ब्याज बन रही है। कितने टाइम में, 2 साल में। ध्यान देना, ये 2 साल में 600 रुपये की ब्याज बन रही है। तो अब है कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है, तो ब्याज तो हर जगह समान रेट से बनेगी, तो यहाँ भी 2 साल में 600 रुपये ही ब्याज बनेगी। बोलो भाई, 2 साल में अगर यहाँ 600 ब्याज बनी तो यहाँ भी तो 2 साल में 600 बनेगी।
मतलब पी से 600 रुपये ब्याज बनने के बाद ये 6600 हो गया। इसका मतलब पी कितना रहा होगा, 6600 में से ब्याज को माइनस कर दोगे तो ये 6000 बचेगा, ये आपका पी रहा होगा। बात समझ में आई क्या भाई? 600 ब्याज बनने के बाद 6600 हुआ, मतलब प्रिंसिपल आपका मूलधन 6000 रहा होगा। 6600 में से ब्याज को माइनस कर दो अमाउंट से, मिश्र धन से, बन गया 6000 आपको प्रिंसिपल हो गया, यानी मूलधन हो गया। अब आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? भाई कहीं का निकाल लो, कोई सा भी निकाल लो, बस ध्यान रहे कि जो चीज़ें करनी है उसके अनुसार करना है। ये 2 साल में 600 बना, 2 साल में, तो 1 साल में 300 रुपये की ब्याज बनेगी। समझ आया? नहीं समझ आया? 2 साल में 600 रुपये की ब्याज बनी भाई, 2 साल में यहाँ पर भी 600 की ब्याज बनी, तो 1 साल में ब्याज कितनी बनी? 300 रुपये बनेगी, आधा बनेगी। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, तो ब्याज तो हर जगह, अगर मूलधन सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो ब्याज तो बराबर बनेगी। तो पहले साल भी 300 बनेगी, दूसरे साल भी, तीसरे साल, हर साल 300 बनेगी, तो ब्याज हो गई। ब्याज का फार्मूला लगा वही, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो ब्याज हमारी 300 बनी, तो 300 ब्याज बराबर P। अब प्रिंसिपल कितना लोगी? ये 6000, 6000 PR मतलब वही तो आपको फाइंड करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R आपको फाइंड करना, T टाइम, ये 1 साल की ब्याज है तो टाइम यहाँ पर 1 साल लिखोगे ना। अगर 2 साल की लिखते तो यहाँ 2 लिखते। बात समझ पा रहे हो? अगर यहाँ से 12 से लिखते तो फिर 4 साल की ब्याज लिखते, क्योंकि जितने टाइम की ब्याज लिखोगे, टाइम उतना लिखोगे ना भाई। डिवीजन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये वाला 1 जीरो बचा तो 1 जीरो ये काट दो, 6 से काटोगे तो 6 पंचे 30, आर की वैल्यू सीधा सीधा 5% आ गई। बोलो भाई, क्या मैं आपको यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ बताया हूँ? क्या है? छोटी सी चीज़, बस आपको समझना है कि भाई जितना दिया है उसके अनुसार आप काम कर लो, हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको यहाँ समझाया हूँ और समझ ना आए। मैं क्या किया भाई, यहाँ से कुछ टाइम लगा यहाँ जाने में, तो जो टाइम लगा, फिर यहाँ से यहाँ गए कुछ, तो हमारे पास ये हुआ कि टोटल एक बार यहीं से टाइम दोनों बार दिया था, तो हमने यहाँ से यहाँ का निकाल लिया 2 ईयर का। तो 2 साल में अगर ब्याज इतनी बन रही तो इधर भी उतनी बनी होगी। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं और बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,720 रुपये इन 4 ईयर एंड टू 7,680 इन 6 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? भाई सिमिलर क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पर प्रिंसिपल पी था, यहाँ से ये जाके कितना हो जाता है? 6,720 रुपये हो जाता है। कितने साल में भाई? 4 साल में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 साल। समझ आया क्या? अब यहाँ से ये जाके कितना हो जाता है अगले 6 साल में? 7,680 रुपये हो जाता है। कितने साल में? तो यहाँ से ये टाइम देखोगे तो यहाँ से जो टाइम दिया भाई 6 साल, 6 साल दिया है। बताओ कोई डाउट है क्या? अब 6 साल यहाँ से हो रहा ना, तो यहाँ से 4 साल तो पहले लग चुका है। 4 साल में यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो आगे कितना बचा? 2 साल बचा। बोलो भाई 2 साल। अब यहाँ से यहाँ का देखो तो साधारण ब्याज है, तो ब्याज तो बराबर बनेगी। यहाँ से यहाँ 4 साल में ब्याज यहाँ बनी, 2 साल में यहाँ, तो 2 साल में कितनी ब्याज बन रही है देख लो। 6,720, 7,680, 720 में से 680 तो कितना अभी ज़्यादा है ये 40, तो 1,000 में 40 माइनस करोगे तो ये 960, 960 रुपये की ब्याज बन रही 2 साल में। तो 1 साल में ब्याज कितनी बनेगी भाई? इसका आधा कर दो, 900 का आधा 450, उसमें 30 और जोड़ दो तो 480, 1 साल में 480। तो 4 साल में कितनी ब्याज बनेगी? या तो इसका डबल कर दो, तो 9 दूनी 18, 1920। या आप ऐसा कह दो कि 1 ईयर में ब्याज आपकी कितनी बन रही? इसका आधा, तो 480 हो जाएगा, 48 दूनी 96। ठीक है, बात समझ में आई? अब रेट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट आपसे पूछा है, फिर SI का निकाल दो फार्मूला। 1 साल की ब्याज कितनी भाई? 480। 1 साल की ब्याज ले रहे हो तो टाइम 1 साल रखोगे, 4 साल की ब्याज लोगे तो 4 साल रखोगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई 6,720 4 साल में हुआ, तो 4 साल में ब्याज इतनी बनी, तो 6,720 में से ये 1920 माइनस करोगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। माइनस करो, 20 से 20 चला जाएगा, और 6700 में से 19 माइनस करोगे तो 4800 आ जाएगा। तो ये 4800 आपका ये प्रिंसिपल आ गया अमाउंट। बोलो भाई 480 सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है, बराबर PRT। मैं कौन सा फार्मूला लगा रहा हूँ? SI बराबर PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। SI 480, P मतलब 4800, R मतलब वही तो आपको निकालना है, और टाइम 1 साल का, बिकॉज ब्याज आप 1 साल के रखे हो, अपॉन 100। ये 00 कट गया, 00 48 से काटोगे तो ये 48 कट गया, ये 0 बच गया, तो R बराबर 10% आ गया। बोलो भाई समझ आया क्या? ये 10% ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा।
बनेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29। अ सम बिकम 11,650 इन 5 ईयर एंड 12,076 इन 6 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द सम। अब आपको सम बताना है। सम का मतलब कौन सा सम? आपका प्रिंसिपल। मान लो ये पी था, पी से कितना हो जा रहा है 11,650 रुपये, कितने साल में हो रहा है भाई? 5 साल में। तो देखो मैं यहाँ पर 5 ईयर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो रहा है 12,076, 12,076 ये कितने टाइम में हो रहा है? 6 साल में। तो 6 साल यहाँ से देखोगे ना तो ये 6 ईयर यहाँ से, तो 5 साल में जब यहीं हो गया, 1 साल बचा तो 1 साल मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 साल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 साल हो जाएगा। बोलो भाई, तो 1 साल में ब्याज यहाँ से यहाँ का देख लो कितनी ब्याज हो रही भाई? 650, 11,650, 12,000 में से माइनस करोगे तो भाई 350 यहाँ से बचा, 76 ये 50 और तो 400 और ये 26। 1 साल की ब्याज 426 आई है, तो 5 साल की ब्याज कितनी होगी? आपसे पूछा है कि व्हाट इज द सम, तो 5 साल की ब्याज इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 4 पंच 20, 2,000 हो जाएगा, और ये 13 में 5 26 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 130 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2,130। ये आपका क्या आ गया? 5 साल की ब्याज। अब देखो प्रिंसिपल से जाके इतना हुआ है, तो इस टोटल अमाउंट में से अगर ये माइनस करोगे तो यहाँ पर जो आएगा वो प्रिंसिपल आ जाएगा। 11,650, 650 में से 130 माइनस करोगे तो भाई ये कितना आएगा? 520 आएगा, और 11,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो 9,000 बचेगा। तो 9,520 ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। आपसे पूछा कि वो धनराशि कितनी है, व्हाट इज द सम, सम मतलब दिस मच, तो 9,520 है क्या ऑप्शन में? 9,520 ऑप्शन डी डली। बोलो भाई, क्या चीज़ें क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, यही आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। देखो मैं आपको मेहनत करता हूँ आपके लिए पढ़ाने की, मैं पूरी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आए, आसान से आसान भाषा में। अब ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप खुद समझ जाओगे ना तो इसको हवा में उड़ाओगे, हवा में। भाई यहाँ अगर मैं 1 मिनट समझाने में लेता हूँ, 2 मिनट 1.5 मिनट लेता हूँ समझाने में, तो आप इसको समझ लो कि 10-12 सेकंड में निपटा दोगे क्वेश्चन को। हाँ, फंडा अगर आपको समझ आएगा और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो जल्दी से जल्दी आप निपटाओगे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। इस मेथड पर ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम आगे जो एलिगेशन वाला मेथड पढ़े हैं उस पर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सम बिकम 8,400 in 3 year and 9,600 in 5 year under simple interest rate. Find the principal and the annual rate correct up to 3 decimal places. मतलब प्रिंसिपल भी फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। अब बताओ कितना है? सम बिकम बताना 8,400 इन 3 ईयर, मतलब सम मान लो कि वो पी था, तो ये कितना हो जाता है? 8,400 इन 3 ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या हो जाता है भाई? 9,600 इन 5 ईयर, तो 5 ईयर यहाँ से, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा? 2 ईयर, बिकॉज टोटल 500 तो 5 साल है, तो 3 साल तो यही हो गया, 2 साल बचा। 8400 में से 9600 हो रहा है तो कितना हो रहा है भाई? 1200। 1200 ब्याज ये 2 साल में बन रही है, समझ पा रहे हो ना? 2 साल में 1200 तो 1 साल की 600 हो जाएगी, तो 3 साल की कितनी जाएगी? 1,800 हो जाएगी। ठीक है, अब 8400 में 1,800 माइनस कर दो तो ये 6,600 हो जाएगा। 6,600 ये आपका अमाउंट प्रिंसिपल आएगा। बोलो भाई, तो प्रिंसिपल आपका 6,600 आ गया। आपका ऑप्शन एक ही आ गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन तो आपको मिल गया है, देखो एक ही ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। समझ आया ना? अब देखो, अब आपसे फाइंड करना है तो आप यहाँ तो सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ तो करोगे, सीखोगे ना। एंड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई वही तो बार बार कर रहे हैं, किसी बार प्रिंसिपल फाइंड कर रहे हैं, किसी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो 1 साल का इंटरेस्ट कितना बना भाई? 2 साल का 1200, 3 साल का 1,800, 1 साल का कितना होगा? 600। तो ये ऐसा ही हो गया। फार्मूला में बार बार वही कहता हूँ, PRT अपन 100, 600 ब्याज हो गया। प्रिंसिपल आपका 6,600 है। PR तो फाइंड करना है, टाइम 1 साल का है तो 1 साल 100, ये 00 कट जाएगा, बचेगा देखो, ये काटोगे 6 से तो ये कटेगा 11, इधर 100 बचेगा, तो 100 इज इक्वल टू 11 आर इज इक्वल टू 1/11 इंटू 100। और 1/11 की वैल्यू आपको पता है भली बात है कि 9.09। मैं आपको बार बार रटा के रखा हूँ कि भाई फ्रैक्शन की वैल्यू 9.09। देखो ये ऑप्शन है। ठीक है, अब डेसिमल की और आगे बढ़ते जाओगे तो वो नंबर चेंज होते जाएंगे, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त।
समझ आया? कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो अभी हमने पढ़ा है एलिगेशन मेथड। क्या बताया हूँ एलिगेशन मेथड में? मतलब मिश्रण मेथड, भाई R1 यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R2 यहाँ पर है, R आपको ओवरऑल निकालना पड़ेगा। इसका डिफरेंस इधर लिखोगे, इसका डिफरेंस इधर लिखोगे। यहाँ पर जो आएगा आपका प्रिंसिपल होगा पहले का, और यहाँ पर आएगा वो प्रिंसिपल दूसरे का होगा। इन दोनों का रेशियो होगा। ठीक है, बस इतना सा काम है टोटल। इसको मैं दूसरी मेथड से भी बताऊंगा, बेसिक मेथड, जो आपको अगर कभी भूल जाता है कि भाई ये एलिगेशन मेथड नहीं याद है, फिर क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ोगे, तो नहीं यार दूसरी मेथड लगा लो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ज़्यादा टाइम का अंतर नहीं आएगा। ठीक है, देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक मैन है, अ मैन हैज़ 15,000, ही लेंड्स अ part of it to X for 3 years at 10% simple interest and the remaining to buy for 3 years at 12% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब पहला एक्स को लेंड्स करता है 3 साल के लिए 10% पर, दूसरा बाई को 3 साल के लिए 12% पर। इफ टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ एक्स एंड बाई आफ्टर 3 ईयर, 3 साल में कितना, 4950, 3 साल की ब्याज 4950 है। फाइंड द अमाउंट लेंड्स टू एक्स। अब देखो सवाल बड़ा आसान है, मैं क्या बताया हूँ भाई, देखो यहाँ पर देखो एक्स को भी 3 साल के लिए 10% पर देता है, बाई को भी 3 साल के लिए 12% पर देता है, 3 साल के लिए यहाँ भी दिया है। तो अगर ब्याज ये 3 साल की है तो 1 साल की कितनी होगी भाई, 3 साल की ब्याज अगर 4950 है, 1 साल की कितनी होगी, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो 13 या 39, देखो 3 एक कम 3, एक बचेगा 19 रहेगा, 3 6 का 18, 3 5 15, 1650 रुपये 1 साल की हो जाएगी ब्याज। बात समझ आई? अब देखो पहले का मैं क्या बताया, R1 R2 और यहाँ पर R ओवरऑल, तो ये ओवरऑल आपको निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देखो ये R2 मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। भाई 1 साल की ब्याज कितनी आई, 1650, तो 1650 ये इंटरेस्ट ब्याज बराबर क्या होता है, PRT, प्रिंसिपल कितना है देखो 15,000। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि भाई मैं 15,000 क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज ये तो एक्स और वाई में बांट दिया है। क्योंकि दोस्त मैं 15,000 इसलिए ले रहा हूँ कि 15,000 ये जो ब्याज निकाला हूँ ये ओवरऑल निकली है दोनों एक्स एंड वाई की। तो जब दोनों की 3 साल की निकली तो दोनों की एक साल की निकलेगी, जो मैं डिवाइड किया हूँ 3 से, तो ये दोनों की ब्याज है ना 1 साल की, तो मैं दोनों का अमाउंट लूंगा ना, किसी एक का तो नहीं ले सकता। समझ पाए? चलो, तो ब्याज इज इक्वल टू PRT, आर मुझे निकालना ही है, टाइम ये 1 साल का ब्याज है तो 1 साल का अपॉन 100। बोलो, ये 00 कट जाएगा, कटा, एक ये जीरो एक ये जीरो कट जाएगा, 15 से भाग दे दोगे तो 15 एक कम 15, एक बचेगा 15 एक कम 15, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% आ गया। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया क्या? अब देखो अब क्या करना है आपको, मैं ये बताया हूं जो, देखो इसको अब आपको सिर्फ इतना काम करना है कि पहले वाले की देखो कितना दिया है, 10% दिया है, दूसरे वाले की ब्याज 12% दिया है, ओवरऑल आपने कितना निकाली, 11% निकाली, इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर। भाई 12 में से 11 माइनस करोगे तो 1%, रेशियो, अब परसेंट को हटा दो, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लेनी है, 11 में से 10 माइनस करोगे तो 1 इधर, मतलब 1:1 का ये रेशियो आ गया। कहने का मतलब ये कि पहले वाले का प्रिंसिपल ये होगा और दूसरे वाले का प्रिंसिपल ये होगा। और यहाँ पर हमने P1 P2 नाम दिया है भाई, वो क्वेश्चन में दिया है एक्स एंड वाई नाम दिया है, मतलब 1:x और वाई 1:1 के रेशियो में डिवाइड होंगे। फंड अमाउंट लेंट टू एक्स, भाई दोनों का बराबर है, 15,000 में दोनों को बराबर बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा, 7,500, दोनों का अमाउंट 7,500 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ आया ना? और अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, मैं आपसे केवल इतनी उम्मीद करता हूँ कि यार चैनल को सपोर्ट करो। ये सब वीडियो बनाने में, फंडे समझाने में आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप तक लेक्चर पहुँचता है उसके पहले बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, मेहनत पड़ती भाई, तो आपसे इतनी ही उम्मीद करता हूँ। समझ ना आए तो बेहिचक बताओ, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बिकॉज किसी को आपको ये नहीं बताना कि भाई मैं 4 बार में सीखा हूँ ना, मुझे आ रहा वो चीज़ें, ये मैटर नहीं करती कि मैं कितनी बार में सीखा हूँ। ठीक है, चलो बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 सेकेंड। अच्छा, मैं पिछले क्वेश्चन का एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक और मेथड। तो यहाँ पर तो ये चीज़ें चलो निकाल लिए, अब यहाँ पर क्या आंसर आया मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। ये आपका 7500, बिकॉज 1:1 के रेशियो में, मतलब 1/2 जैसे ही आप करोगे
1/2 इंटू 15,000, तो ये 7,500 एक का आ गया। ये एक तरीका हुआ। मैं एक मेथड और बता देता हूँ यहाँ पर, देखो वो मेथड क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज भाई आपके काम की चीज़ें हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, वो एक्स और वाई नाम दिया है, तो मैं अगर पहले वाले को एक्स ले लेता हूँ, सपोज मैं पहले वाले को एक्स ले लिया, उस पर 3 साल के लिए 10% की ब्याज लग रही, तो 80% ऑफ प्रिंसिपल, यही बोला हूँ मैं बार बार, तो 80% 3 दाम 30%, इस एक्स का 30% क्या होगा, इतना होगा, ठीक है। ये ब्याज हुई। दूसरे वाले की ब्याज कितनी होगी, अब अगर दूसरे वाले की बाई है, तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले वाले को एक्स दे दिया, तो दूसरे वाले को 15,000 और माइनस एक्स दूंगा। मैं एक्स इसको स्मॉल ले लेता हूँ, चलो फिर से बना देता हूँ, ओवरराइट हो गया। ये एक्स अगर मैं पहले वाले को ले लिया, तो दूसरे वाले को कितना बचेगा भाई, 15,000 माइनस एक्स बचेगा। इस पर कितना लग रहा है, 3 साल के लिए 12%, तो इसका 80% यानी कितना हो जाएगा, 36%, और परसेंट के लिए मैं 100 का डिवाइड कर दिया। और ये दोनों की ब्याज 3 साल की मिला के कितनी हुई है, 4950 रुपये। या तो आप ये लिख दो, या फिर 1 1 साल के लिए लिखना है, तो भाई 3 3 साल दोनों के लिए, 3 साल ओवरऑल भी है, तो यहाँ से 3 3 हटा देते, बात वही आएगी अल्टीमेटली। अब यहाँ पर 6 से कटेगा, बिकॉज 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, तो 6 से काट दो, तो इधर क्या बचेगा, देखो 5x, मैं 100 का ले जाकर इधर मल्टीप्लाई करूँगा, ये नीचे वाला दोनों से, 5x ये बचेगा। जब 6 से काटोगे तो इधर 6 बचेगा, तो कितना बचेगा, 15 छक्का 90,000 आ जाएगा, ये 90,000 मतलब ये हो गया, और माइनस ये 6x आ जाएगा। इधर क्या है, जब 6 से काटोगे तो कितना बचेगा, देखो 6 8 48, एक बचा, तो 15 हो गया, 6 दूनी 12, 3 बचा, तो 6 पंचे 30। इसमें से ये 100 का ले जाके मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 82825 है, 82500। अब देखो ये 6x माइनस में है, ये 5 में है, तो यहाँ से माइनस एक्स बचेगा, मैं इसको राइट साइड ले जाता हूँ, तो राइट साइड ले जाऊँगा, इसको इधर लेता हूँ, तो 90,000 में से 82,500 माइनस करोगे, तो ये 7,500 बचेगा, और बराबर ये राइट साइड जाके एक्स बचेगा। और अपने को वैल्यू क्या निकालनी है भाई, फाइंड द अमाउंट एक्स, तो एक्स का अमाउंट 7,500 आ गया, बचेगा बाई का अमाउंट, मतलब दूसरे का, तो 15,000 में से वही 7,500 माइनस कर दोगे, तो भाई सेम अमाउंट आ जाएगा 7,500। ये किसका आएगा, ये बाई का आएगा। ये दूसरी मेथड है, मेथड 2। तो आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहो, अगर आपको ये लगता है कि एलिगेशन मेथड आपको समझ नहीं आ रही, देखो एक तो पहले 1 साल का दिया था, दूसरे साल दो स्कीम का दिया था, ओवरऑल आपको दिया नहीं था, तो ओवरऑल आपने फाइंड कर लिया। जैसे भी फाइंड किया, 3 साल का रखोगे तो टाइम 3 रखोगे, 1 साल का यहाँ पर ब्याज रखोगे तो ये टाइम 1 साल रखोगे, आपने फाइंड कर लिया। बस ध्यान ये देना कि यहाँ से जो निकलेगा ये प्रिंसिपल का रेशियो होगा, P1/P2 या x/बाई, एक्स रेशियो बाई, जो भी अमाउंट वो दिया होगा जिस फॉर्म में, ठीक है, समझ आया ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 32। वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, एन इन्वेस्टर डिवाइडेड, कलर चेंज करूँ, एन इन्वेस्टर डिवाइड्स a total of $25,000 into 2 different accounts. Accounts A earn simple interest at a rate of 4% per annum. Accounts B जो है वो earn करता है simple interest at the rate of 6.5% per annum. ठीक है, आफ्टर 3 ईयर यानी 3 साल की बात हो रही है, द टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ द अकाउंट्स 3,975. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अकाउंट्स ए। देखो 3 साल की ब्याज कितनी बन रही है, 3975, तो 1 साल की ब्याज कितनी बन जाएगी भाई, 3 से डिवाइड करोगे तो 1,325 रुपये। ठीक है, बोलो क्या समझ आया क्या इतना। अब क्या करोगे भाई, सीधी सी बात है, 1,325 रुपये 1 साल की ब्याज बन रही, ब्याज किस पर बन रही, ये दोनों का मिला के बनी है ना ब्याज, 3975 रुपये ए एंड बी दोनों का मिला के बनी है, कितने पर, दोनों का मिला के अमाउंट कितना, 25,000। तो भाई ब्याज निकाल लो, ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, परसेंट निकाल लो, 25,000 परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 00 ये 00 कट जाएगा, और क्या बचेगा, 25 से काटोगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 7 बचेगा, 25 या 75, एक जीरो अभी है, तो ये 5.3 हो जाएगा, 5.3%। अब क्या करोगे भाई, देखो पहले वाले में 4% है, परसेंट को हटा दो, बस आपको न्यूमेरिकल डाटा लिखना है, पहले वाले में 4% है, दूसरे वाले में 6.5% है, तो ये रहा 6.5। ओवरऑल कितना आया है, तो ओवरऑल 5.3% आया है, तो ये हमने लिख दिया 5.3%। इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर, भाई 6.5 में से 5.3 माइनस करोगे तो 1.2,
5.3 में से 4 माइनस करोगे तो ये रेशियो में कितना आ जाएगा 1.3। जब इनका रेशियो निकालोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा 12/12 रेशियो 13 जिस भी फॉर्म में आप लिखना चाहो। क्या पूछा आपसे अमाउंट ए का, तो ए का पहले वाले का कितना 12 पार्ट है, तो 12 पार्ट, टोटल कितना 25 पार्ट, और टोटल अमाउंट कितना दिया $25,000, तो ये $25,000 हो गया। 25 से 25 कट गया, 1,000 इधर से आ गया, 1,000 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो $12,000 आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर हुआ क्या? ये आंसर हो जाएगा, समझ आया ना? तो 12,000 ऑप्शन डी। एक और तरीका इसका है करने का कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा, देखो समझ अगर नहीं आ रहा है तो, हालांकि समझ आ जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ ना आए। मैं पहले भी बताया हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में बस वही बेसिक मेथड बताया हूँ कि भाई पहले वाले में एक में अगर ए ले लो या एक्स ले लो जो भी, तो अगले वाले में 25,000 माइनस एक्स हो जाएगा, जितने परसेंट के लिए लगाया वो कर दो। अब यहाँ पर बात थी कि ये 4% परिणाम 1 साल का, यहाँ पर बोला कि आफ्टर 3 ईयर, तो आपने 3 साल का कर लेना है। 3 साल कर लोगे तो जगह बनाता हूँ थोड़ा सा लिखने के लिए। देखो करना क्या है, अगर मान लो लेट से कि आप 3 साल के लिए समझते हो, तो फिर कैसे करोगे? अगर एक इकट्ठा करते हो, मान लो यहाँ पर टाइम पिछले क्वेश्चन में भी 3 साल का था, इस क्वेश्चन में भी 3 साल का, अगर आप इकट्ठा करते हो तो देखो 4% की ब्याज लग रही है 3 साल के लिए, तो 4×3 = 12 हो जाएगी, ठीक है। 6.5% की ब्याज लग रही है ये भी 3 साल के लिए, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6×3 = 18, 1.5 हो जाएगा, तो ये 19.5 हो जाएगा। बोलो भाई अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो 5.3% 1 साल के लिए आई है, मतलब कितनी आई है देखो, एक्चुअल में कितना दिया था 3975, ये 3 साल की ब्याज थी, तो अगर 3 साल की ब्याज निकालते तो कितना आता इसमें, यहाँ पर 3 × 1325 करोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5×3 = 1500, 15.9 आता, तब यहाँ पर 15.9 भी आप कर लेते, फिर आप वही निकालते तो सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 19.5 में से 15.9, इसको 16 समझ लो, तो 16 में से 3 तो 3.6 हो जाएगा इधर। 15.9 में से 15 में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3.9 अल्टीमेटली 36 और 39 का रेशियो लिखोगे, 3 से काटोगे तो 12×3 = 36 और 13×3 = 39। देखो 12-13 का रेशियो यहाँ भी आया था, 12-13 का रेशियो यहाँ भी आया है, तो आंसर सेम आएगा, चाहे आप जिधर से करो, इधर से कान घुमा के पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही आंसर आएगा। बस तरीका है आपको जो एट अ टाइम दिमाग में आ जाए, पर उसमें भी आपको दिमाग में वो चीज़ें लानी है भाई जो जल्दी हो और आसानी से हो, विथ एक्यूरेसी के साथ हो, ठीक है, समझ गए ना? चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, बाकी चीज़ें हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब देखो हमने क्या सीखा कि पिछले 2 क्वेश्चन में टाइम जो था सेम था, 3-3 साल का, मतलब अगर पहले स्टार्टिंग में टाइम ए और बी में 3 साल का था, बाद में भी 3 साल का, अगर वो टाइम में डिफरेंट हो जाए फिर क्या करोगे? तो इसमें ऐसा देखते हैं, देखो अ टोटल सम ऑफ 36,000 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 1 पार्ट इन्वेस्टेड एट a 6% per annum सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर एंड अदर पार्ट इन्वेस्टेड 9% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर। देखो पहले वाले में 4 साल के लिए 6% पर, दूसरे वाले में 9% के रेट से 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, टाइम अलग अलग हो गया ना। इफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट इज 16,020, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% एंड 9% रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाले में दूसरे वाले में अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो रहा है, आपको इस टाइप का सवाल है। तरीके में कोई खास अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? देखो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, 6% के रेट से 4 साल के लिए, 9% के रेट से 6 साल के लिए, तो जो भी इनका ब्याज होगा वो बनेगा। एट द एंड क्या बोला, इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट, दोनों का मिला के कितना बन रहा ब्याज, इन्वेस्टमेंट सिंपल इंटरेस्ट 16,020 का ये ब्याज बन रहा है, कितने 36,000 में से, तो सबसे पहले ब्याज का परसेंट निकाल लो, देन फाइंड द इन्वेस्ट, ये उसको बाद में। तो भाई ब्याज सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, तो ब्याज कितनी बनी है 16,020, ये कितने पर बनी 36,000 पर बनी है, 36,000 परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये हो जाएगा, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो ये कट गया, कितना बचा ऊपर 1602 और बटे ये 36, 9 से काटोगे तो 9 चौक 36, 9 से काटोगे तो 9 एक कम 9, और कितना बचेगा 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, तो 9 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 7 63, फिर 70 में 63 चला जाएगा, 7 बचेगा तो ये 72 हो जाएगा, तो 9 8 72 178 आ गया। अब 4 से काटोगे तो भाई 4 से काटोगे तो 4 चौका 16, 1 बचेगा 18, तो 4 चौका 16, 2 बचेगा 4 पंचे 20, डेसिमल में 44.5 आ गया, ये परसेंट आया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आया।
अब भाई मुझे नहीं पता देखो कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल के लिए आया है, मुझे नहीं पता, तो मैं टोटल निकालूंगा कि ये 6% जो है पर एनम 4 साल के लिए लग रहा है, तो 6 चौको 24 इधर हो जाएगा, देखो 24%, समझ आया, 24, ये 9% 6 साल के लिए लग रहा है, तो 9 छक्का 54 हो जाएगा। ओवरऑल हमने 44.5 निकाला, तो ओवरऑल 44.5 इधर रखूंगा, इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर, जो आएगा यहाँ पर वो हमारा अमाउंट होगा। 54 में से 44 माइनस करोगे तो भाई 10 बचेगा, उसमें से आधा और माइनस करना है तो ये 9.5 आएगा। 44 में से 24 माइनस करोगे तो भाई ये 20 आएगा, 20.5। ये इन दोनों अमाउंट्स का रेशियो आ जाएगा। आपसे यही पूछा, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% एंड 9% रिस्पेक्टिवली। ये अमाउंट्स का ही रेशियो आता है, मतलब P1/P2। अब आपको वही करना है तो आप कर लो भाई। ये 95 आ जाएगा अगर डेसिमल हटाते हो तो, और ये 205 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 19 पंचे 195 और 5 चौका 5 1 समझ आया। अब क्या करोगे, ये आ गया, एक तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से निकाल सकते हो बड़ी आसानी से भाई। क्या करोगे, आपको अगर मान लो पहला वाला निकालना है, तो अगर पहले वाले 19 का निकालना है तो 19 अपन इन दोनों को जोड़ोगे तो 40 और 41 ये 60 हो जाएगा। कितना टोटल, 36,000 है, 36,000। एक जीरो आप ये काट दो, 6 से काटोगे तो 6 36, डबल जीरो अभी बचा है 600, 19 छक्का 114 और ये डबल जीरो ये है, तो पहले में 11,400 हो गया। 11,400 देखो 6% वाले में, पहले वाले में ये हो गया, और किसी ऑप्शन में नहीं तो ये टिक करो। दूसरी बात ये कि अगर आपको दूसरा निकालना है तो भाई टोटल 36,000 है, 36,000 में से ये माइनस करोगे, यानी 12,000 माइनस कर दो तो 12 दूनी 24,000, और 1,000 में से 400 माइनस करोगे तो 600। ठीक है, तो ये दोनों का अमाउंट आएगा, आपका ऑप्शन बी होगा। पर एग्जाम में अगर ऐसा हो कि कोई एक आ गया तो दूसरे को कैलकुलेट करने मत बैठो। अगर ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है तो, अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, फिर कैलकुलेट करना आपकी मजबूरी हो जाएगी, बट अगर नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली गो अहेड, आप आंसर टिक करो। ठीक है, बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम ट्रिक्स पर सारी चीज़ें मिल रही, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग भी पढ़ा दिया हूँ, कुछ चीज़ें जीके जीएस की भी मिली हैं, तो वो चीज़ें इस तरीके से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सपोर्ट करो। मैं आपसे केवल इतना डिमांड करता हूँ, सपोर्ट करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। राइट, कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ जो भी जैसा आपका सुझाव, कितना समझ में आया कितना नहीं आया। राइट, अगले लेक्चर में बाकी हम क्वेश्चन करेंगे, तो कोशिश करूंगा कि मैं अगले लेक्चर में एसआई को फिनिश कर दूं। अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, बिकॉज देखो मेरी एक ही कंडीशन होती है कि वीडियो को लेक्चर को बड़ा ना करूं। अगर वीडियो बड़ा होता है तो उसको छोटा कर देता हूं, अगले लेक्चर में बना देता हूं। अदरवाइज फिर वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा बर्डन में लगने लगेगी कि बड़े बड़े लेक्चर हो गए, एक साथ बैठ के कैसे देखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।